Hello everyone, myself Mukesh Sharma. I welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear student, today we are going to start very interesting topic of business study, that is 14 principle of FAOL. First, I am going to explain. I have already explained in the last class, that is what is the principle, what is the managerial techniques, what is the difference between the pure science principle and scientific principle and managerial principle, and what is the values and ethics difference between ethics and managerial principle. And I have already explained the features, functions, significance and extra. Now we are going to start our main topic, that is 14 principle of FAOL. Student, first we have to know about the हेनरी फेओल. मैं यदि कोई प्रिंसिपल दे देता हूं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता. यही कोई एक सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ के बाद में कंक्लूजन दे कि अपनी लाइफ से जो उसने सीखा इतने 30, 40, 50 ईयर्स के अंदर, और कुछ अचीवमेंट के बाद तो उसको अपन लोग ये मानेंगे कि हाँ, बंदे ने अपनी लाइफ का जो कंक्लूजन निकाल के दिया और एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, उसी को प्रूव भी किया जाता है. तो ऐसे ही हेनरी फेओल थे. Henry Fayol was born in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as engineer in a coal mining company. In 1888, he was promoted as the managing director of the company. At the time of company was in the situation of insolvency. कंपनी को ज्वाइन किया, कोल माइनिंग कंपनी थी. कंपनी की जो सिचुएशन थी वो इस तरीके थी कि कंपनी कभी भी बैंकक्रफ्ट हो सकती थी, कंपनी इंसॉल्वेंट की कगार पे थी कि कभी भी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था. उस कंपनी को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस कंपनी को ज्वाइन किया, और ये जो चैलेंज था उस कंपनी को रन करने का, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया. ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड द मैनेजरियल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीड. उसने सोचा कि इस कंपनी की जो ये लोगों की माइंड में बनी हुई कि कंपनी बैंकक्रफ्ट होने वाली, इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं लोगों की सिचुएशन चेंज करूंगा, इस कंपनी की कंडीशन चेंज करूंगा, और उन्होंने किया भी ऐसा. देखिएगा आगे. Accept the challenge and managerial technique to bring out the company from this situation. He succeeds. When he retired after 30 years, the company was leading coal steel company with strong financial background. 30 years तक उन्होंने उस कंपनी में वर्क किया. जब वो उस कंपनी में वर्क कर रहे थे हेनरी फेओल, तब उन्होंने उस कंपनी को उस कंडीशन से, बैंकक्रफ्ट वाली सिचुएशन से ले जाकर उस सिचुएशन पे कि जो वर्ल्ड की मेन ब्लू चिप कंपनी, जो लीडिंग कंपनी होती है, मार्केट लीडिंग कंपनी, उन 30 कंपनीज में उन्होंने लाके 30 इयर्स के अंदर उसमें उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ में लाके खड़ा कर दिया. मतलब जो कंपनी बंद होने वाली थी उसको टॉप लीडिंग कंपनी में लाके खड़ा किया. तब जाके उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके लिए बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे. तो उन्होंने जो अपने डिसीजन लिए, एक्सपेरिमेंट किए और अलग अलग वे में उसको देखा, तो उसके रिलेटेड उन्होंने प्रिंसिपल दिए. मैनेजरियल प्रिंसिपल की अपन जहाँ बात करते हैं तो बहुत सारे राइटर्स हुए, जैसे हेनरी फेओल है, मैक्स वेबर है, F.W. टेलर है, और भी बहुत सारे, जिनमें से आप सिर्फ यहाँ पे 2 ही राइटर के बारे में आप स्टडी करोगे, एक तो हेनरी फेओल और दूसरा F.W. टेलर. तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था देखिएगा. मेजर कंट्रीब्यूशन में हेनरी फेओल बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स. ध्यान रखना, यदि अपन लोग कहते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो F.W. टेलर, और यदि अपन लोग बात करते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स, तो इसके लिए क्या, किसकी बात होगी, इसके लिए बात करेंगे हेनरी फेओल की. तो हेनरी फेओल बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स बिकम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन. क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था वो देखिएगा. ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल. उन्होंने बताया कि टेक्निक अलग होती है. टेक्निक मैंने कल जो 2 दिन पहले लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था कि टेक्निक इज ए सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, प्रोसीजर, मेथड, इन सब चीज़ों को अपन टेक्निक्स में इंक्लूड करते हैं. यहाँ जिसकी बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, टेक्निक एंड मैनेजरियल स्किल की बात हो रही है. तो उसमें दोनों का डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस होता है, मैनेजरियल स्किल क्या होनी चाहिए. सेकेंड बी, ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which are considered the major function of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling.
मतलब उसने ये जो मेजर स्टेप्स होती है कि एक प्रॉपर वे में वर्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले प्लान बनाना होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन पांचों को अपन स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, और इनका हर एक का चैप्टर है 3, 4, 5, 6, तो आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब ये पूरी बुक है, उसका पार्ट ए इन फंक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज जो एक्सप्लेन करने का काम था वो भी किसने किया? हेनरी फ्यूल ने ही किया था। CA, he developed 14 principles of management which act as guideline for manager to perform managerial activities। मतलब मैनेजरियल जो एक्टिविटीज है उसके लिए उसने कुछ एक प्रिंसिपल दिए, जो रेडीमेड सॉल्यूशन तो अपन नहीं बोलेंगे, अपनी कह सकते कि इन प्रिंसिपल के बिहाफ पे अपन लोगों को डिसीजन और वर्किंग एफिशिएंसी, अपनी जो स्किल है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपन लोग जिस अचीवमेंट टारगेट अचीव करने के लिए जो सारे एक्शन करेंगे उसके लिए अपन लोगों को मेजर हेल्प मिली। तो उसी को जो 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं वो यहाँ से अपन लोग पढ़ेंगे। तो फेयोल का सबसे पहले अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा और थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में देयर इज टोटल 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ बहुत सारे, अभी इन सब की बात नहीं करें 14 प्रिंसिपल की। मैं जस्ट आप लोगों को कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे आज वाली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे और रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जितने प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ध्यान रखना बेटा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का जरूर आता है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है। हर एक पॉइंट आप लोग अच्छे से क्लियर करोगे। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। What the meaning of division of work? Division of work means work should be divided in small task, small category. Like मुझे मान लीजिएगा कि टोटल यूनिट मिली 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और हमारी यहाँ पे जो एम्प्लॉई वो मान लेता हूँ 1000 एम्प्लॉई है, पर डे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। द टोटल एम्प्लॉई इज 1000, देन 10,000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 10 यूनिट पर एम्प्लॉई, यानी हर एक एम्प्लॉई को कितना वर्क करना है? 10 यूनिट का। तो जो भी लंबा टास्क होता है उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और उसके बाद वर्क परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए अपन लोगों को एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, उसमें अपन एक वर्क दे दिया कि जैसे घर में शादी है, किसी को कहते हैं कि आपको ये जो इनविटेशन कार्ड है वो तैयार करवाने और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कह दिया शॉपिंग करनी है, किसी एक ने टेंट का वर्क लिया, किसी एक ने जो मिठाई वगैरह उसके लिए वर्क। तो ये वर्क को अलग अलग पर्सन में डिवाइड करना ही क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल ने यही चीज एक्सप्लेन की थी कि डिवीजन ऑफ वर्क को कैसे अपन लोग डिवाइड करेंगे। देन डिवीजन ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन। यानी सारा वर्क अपन एक ही पर्सन को असाइन करने की बजाय अलग अलग छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके अलग अलग पर्सन को देना चाहिए ताकि उसकी ज्यादा अपन को यूटिलिटी मिल सके। वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी assign one person according to the capability, qualification, experience of the person। मतलब जो टास्क असाइन कर रहे हैं उसमें हर एक पर्सन को अपन देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट और मुझे अकाउंटेंट बना के कंप्यूटर के सामने बिठा दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्या है? मार्केटिंग में। और जो बंदा कंप्यूटर के सामने बैठ के ऐसे में आराम से काम करना चाहता है उसको आप मार्केट में विजिट करवाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, स्किल, उन सबको देखते हुए उसको वर्क असाइन करना, मतलब पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन की बात है। नेक्स्ट है, व्हेन ए पर्सन इज परफॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ जॉब again and again he will become perfect and specialized in doing that and the efficiency level will improve। देखिएगा कितनी अच्छी है। सबसे पहले का वर्क को डिवाइड करना है। the total work should be divided in small tasks and the task will be distributed in the different type of employee according to interest, experience, knowledge and skill। जिस पर्सन को जिस वर्क में इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी स्किल अच्छी है, उसमें उस पर्सन को डाल देना वर्क करने के लिए। आप लोग चाहते हो मार्केट में घूमना चाहता हूँ, आपको कह दिया हाँ जो मिठाई वगैरह है उसका जो मेन रूम होता है उसके बाहर बिठा देंगे, यहाँ जहाँ आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं बैठोगे वहाँ पे। और आपको कह दिया कि इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप उसमें लगे हुए हो, आपको मजा आ रहा है क्योंकि आप घूमना पसंद करते हो। अब होता भी क्या है इसके अंदर, एक पर्सन बार बार में किसी टास्क को करता है तो उसकी धीरे धीरे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उसको पता लगता है कि वर्क कैसे कंप्लीट करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज होगा। उस लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है कि उस वर्क को इजीली वो कर लेता है।
तो उसकी स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। यही एग्जाम्पल इसने दिया था डिवीजन ऑफ वर्क। मैं समझता हूँ कि डिवीजन ऑफ वर्क आप लोगों को समझ में आ गया, फिर भी एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। For example, in a furniture manufacturing company, one person can be asked to cut the wood piece, one to join them, one to polish, one to give finishing touch to furniture. With this division, each person will become specialized in his part of job and his effectiveness and efficiency improve. जैसे मान लीजिएगा कि एक फर्नीचर बनाना है, ये मार्कर बनाना है, इस मार्कर के अलग अलग पार्ट है। किसी एक को कह दिया कि ऊपर वाला पोर्शन तैयार करना है, किसी एक को ये कह दिया जो नीचे वाला पोर्शन तैयार करना है, इसके अंदर इंक डालना है, अलग अलग वर्क कर दिया। अब जो बंदा एक बार में उसी काम को करेगा तो वो क्या करेगा, उसकी धीरे धीरे स्किल इंप्रूव होने लग जाएगी। फर्नीचर बना रहे हैं, एक बंदा क्या कर रहा है, लकड़ी की कटिंग कर रहा है, दूसरा उसको असेंबल कर रहा है, तीसरा उसकी पॉलिशिंग कर रहा है, चौथा उसको सेल करने का काम कर रहा है। अब क्या है कि जो सेल कर रहा है उसके मार्केट में कस्टमर बढ़ेंगे, उसकी जानकारी बढ़ेगी, वो इजीली सेल कर देगा। जो बंदा पॉलिश करने का काम कर रहा है वो कंटिन्यू उसी काम में लगा हुआ है, तो वो इजीली उसको पॉलिश कर सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके के जो वर्क है उसमें धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होता है, उसी को डिवीजन ऑफ वर्क में बताया गया है। द डिवीजन ऑफ वर्क को अपन एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट जो अभी तक बताया उसको कंक्लूड कर रहा हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स वर्क शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क। नंबर 1 means meaning of the division of work. The task should be divided in different employee according to experience, interest and knowledge of a person. जैसा पर्सन को एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसको टास्क को डिवाइड किया। थर्ड, रिपीटेड वर्क एंड एक्सपेरिमेंट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ पार्टिकुलर एम्प्लॉय। जो पार्टिकुलर वर्क में लगा हुआ उसी वर्क में उसकी एफिशिएंसी, काम करने की प्रैक्टिस धीरे धीरे इंप्रूव होगी, उसी को अपन लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क में एक्सप्लेन किया है। अब इसके अंदर आप लोगों को मैंने जो डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो बताना था वो सारा पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट अपन लोग इसमें थोड़ा और इसमें देखेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है इसका, और नेगेटिव इफेक्ट, या अपन कह सकते हैं यदि अपन इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने डिसीजन में तो क्या इफेक्ट आएगा, वो चीज़ बता रहा हूँ। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 1 इज स्पेशलाइजेशन, सेकंड 1 इज इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। स्पेशलाइजेशन, मैं यदि बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मान लो कोई पेंटिंग बना रहा हूँ और बार में वो पेंटिंग बनाते हुए चलूंगा तो धीरे धीरे मेरी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, सेम पेंटिंग को मैं जो फर्स्ट टाइम में बनाया था 1 घंटा लगा था, उस पेंटिंग को मैं जब 100 टाइम बनाऊंगा, तो जब 100 टाइम्स वाला तैयार करूंगा तो उसी पेंटिंग को मैं हो सकता है कि 50% टाइम में ही कंप्लीट कर पाऊँ। यदि मेरी स्किल नहीं थी उस टाइम पे, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, अब मैं 99 टाइम्स कंप्लीट कर चुका हूँ एंड लास्ट जो नेक्स्ट है 100 टाइम्स वो कर रहा हूँ, तो मेरी इफिशिएंसी, वर्किंग इफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और उस वर्क को मैं इजीली कर भी सकता हूँ। तो उसे कहते हैं उसके अंदर, मेरे अंदर जो क्या स्पेशलिस्ट बना उस वर्क का, तो स्पेशलाइजेशन। वेन एवर वर्क इज डिवाइड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। मेरा जो वर्क है उसको मैं बार में करूंगा तो उसका स्पेशलिस्ट बनूंगा, और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस वर्क को डिवाइड किया हुआ है और उसी से मेरी इफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट में अपन लोग इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल अपना जो था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पे अपन चलेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट पेज में कैसे अपन लोग इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल में यदि किसी एक स्टूडेंट को कोई डाउट है तो देख लीजिएगा। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव इफेक्ट बता दिया, मीनिंग बता दिया, फर्नीचर का एग्जांपल लेकर भी एक्सप्लेन किया है। अब इसके यदि प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अपने मैनेजरल डिसीजन में क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी, मीन्स जो वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल है क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं वो देखते हैं यदि अपन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो नंबर 1 है लैक ऑफ एफिशिएंसी। एक पर्सन वही क्या कर रहा है, सबसे पहले लकड़ी कट कर रहा है, असेंबल कर रहा है, कलर कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, उसी को मार्केट में सेल करने जा रहा है, तो वो हर एक वर्क करेगा तो मतलब उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे डाउन होगी, इंप्रूव नहीं होगी। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, किसी भी वर्क में वो स्पेशलिस्ट नहीं बनेगा, ना ही तो फर्नीचर बनाने में ना ही वो सेल करने में ऑलराउंडर बन के रहेगा, तो स्पेशलिस्ट नहीं रहेगा। चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सारे पर्सन को अपन मान लो 10 पर्सन है, सबको कह दिया कि ये वर्क करना है, फर्नीचर बनाना है, हो सकता है कि 10 बंदे उनमें से वो सारे के सारे क्या करेंगे कि सबके सब लकड़ी कट करने में लगे हुए हैं,
फर्नीचर की कटिंग कर रहे हैं, असेंबल करने में कोई लगा हुआ ही नहीं है, या सारे सारे मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए, सेल करने में कोई नहीं लगा हुआ, तो ऐसे में वर्क डुप्लीकेशन होता हुआ चलेगा, यानी रिपीट होता हुआ चलेगा, उसमें अपन लोगों को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसी को अपन लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों का कंप्लीट हुआ। यदि फिर भी यदि किसी एक स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर, तो डाउट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हो इसके अंदर कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो देखिएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिएगा ऊपर करते इसको थोड़ा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फेयोल से दैट ईच पर्सन हैव सम अथॉरिटी and responsibility. First, what the meaning of authority? Authority means power to take decision. जब कोई डिसीजन लेने की टाइम है तो जो पर्सन वो डिसीजन ले सकता है उसी को अपन लोग किस में इंक्लूड करते हैं, अथॉरिटी के अंदर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क, जो वर्क असाइन हुआ है उसको कंप्लीट करने की जो अपनी ऑब्लिगेशन, उसको अपन लोग किस में इंक्लूड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर टू टेक डिसीजन एंड ऑब्लिगेशन टू वर्क, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फेयोल ने बताई। फेयोल से दैट ईच पर्सन हैव इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक पर्सन को अपन 100% अथॉरिटी दे देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तब भी वर्क कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पर्सन क्या सोचेगा कि मुझे अपना वर्क और पावर है मेरे पास में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। मान लीजिएगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट करवाएं, बस मेरे पास में हाई अथॉरिटी बना के बिठा रखा है स्कूल वालों ने कि आप कोई भी वर्क कर सकते हो, आपकी इच्छा हो, तो क्या मैं वर्क करना पसंद करूंगा? नहीं करेंगे। या हो सकता है मैं नेगेटिव डिसीजन लूँ, एक एम्प्लॉई है उसको टारगेट दिया कि आपको 10,000 यूनिट पर मंथ सेल करनी है, अब वो चाहता है कि उसके पास में साथ में पावर भी दिया कि आप मैक्सिमम 10% सेल्स प्राइस में डिस्काउंट दे सकते हो। अब वो क्या करेगा कि हर एक पर्सन को डिस्काउंट भी देगा और सेल करने की कोशिश भी करेगा। किसी भी कस्टमर को ऐसा नहीं कि वो नाराज करके भगा दे, हो सकता है कि उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो, तो अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए भी ये करेगा। तो ये सेकंड है, बस इसी को अपन कंप्लीट करेंगे, कैसे करते हो देखिएगा। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम, जो टारगेट अपन को मिला है उसको अपन कंप्लीट करें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस ऑन प्रायोरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow the work to complete his job on time। बताया था अभी आपको, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको 10,000 यूनिट सेल करनी है, लेकिन मेरे पास में कोई पावर नहीं, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता, प्राइस में कोई चेंज नहीं कर सकता। अब कोई बंदार है मेरे को बोल रहा है कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा तो मैं यूनिट परचेज कर लूँ, मैं क्या करूँगा, इमीडिएटली उसको अपने सीनियर मोस्ट के पास में करूँगा, सीनियर मोस्ट अपनी सुपीरियर को पास करेगा, फिर वो डिसीजन लेंगे, फिर मेरे पास में आएगा, हो सकता है डिले उस वर्क में। तो ऐसे में क्या होता है कि अपना जो ऑर्डर मिलने वाला था वो कैंसिल हो जाए, तो अपन लोगों को वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता बिना अथॉरिटी के। और सिर्फ अथॉरिटी दे दे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी तो अथॉरिटी का मिस यूज करेगा पर्सन, कि उसको जो अथॉरिटी मिली उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन को पसंद आया तो रखा, उसको निकाल दिया, इस तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर बनेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज अब्यूज ऑफ द मैनेजरल पावर। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पैरेलल बेसिस चलाना है। एग्जांपल पे चलते हैं अपन लोग। इफ ए पर्सन इज given responsibility to produce 100 unit in 1 week time but he is not given an authority to purchase the raw material, किसी एक को आप लोगों ने ऑब्लिगेशन है उसका कि उसको 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल खरीदने की परमिशन नहीं मिली। रॉ मटेरियल आएगा तो ही तो प्रोडक्शन होगा ना, तो उसको वो पावर नहीं मिला, वो अथॉरिटी नहीं मिली। इफ देर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर room, as a result he could not complete the target of the producing 100 unit on time। तो क्या उसका टारगेट कंप्लीट हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देनी चाहिए। इससे क्या की बात करते हैं, the worker cannot blame for not completing on time because he was given only the responsibility and not the matching authority to carry on the work। excess of responsibility with less authority, a result is non completion of जॉब। मतलब सिर्फ अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब भी गलत होगा। सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अथॉरिटी नहीं है, तब भी गलत है। एक एग्जांपल लिया था। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट की अपन बात करते हैं।
प्रिंसिपल के अंदर कैसे होगा, तो दोनों की बात यहीं साथ में कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा डाउन ले लेते हैं। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, सबसे पहला है नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मिस यूज नहीं होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरे पास में सारे पावर दे दी कि किस एम्प्लॉय को रखना है जॉब में, किसको नहीं रखना। तो मेरे को लगेगा कि ये एम्प्लॉय अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, मैं उसको इमीडिएटली निकाल दूंगा, या अच्छा नेचर नहीं है निकाल दूंगा। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे वो वर्क कंप्लीट करवाना है, और जो पर्सन है वो उस वर्क का एक्सपर्ट है, मैं उसको रखूंगा और उसको वर्क करने के लिए मोटिवेट करूंगा और दूसरी स्किल यूज करूंगा, लेकिन उससे वर्क करवाएंगे। तो नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड है हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। ऑर्डर मिला 1000 यूनिट का, डिस्काउंट मेरे पास में अथॉरिटी है, मैं इमीडिएटली डिस्काउंट दूंगा और ऑर्डर पास हो जाएगा। अदरवाइज क्या करूंगा, मैं अपने सुपीरियर से पूछूंगा कि साहब ऑर्डर मिल रहा है, आपको तो डिस्काउंट दे दें। वो अपने सुपीरियर से पूछेंगे, फिर वो सोचेंगे, इनको आंसर देंगे, हो सकता है पर्सन चला जाए। तो यदि मेरे पास में पावर है तो मैं इमीडिएटली डिसीजन ले सकता हूँ। ही हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। ये तो बात हुई इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। यदि अपन इस प्रिंसिपल को यूज नहीं करेंगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा वो देखिएगा। डिले इन वर्क और इनकम्प्लीट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं मिली, वर्क कैसे कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अपन रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो अथॉरिटी मिलनी जरूरी है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। अथॉरिटी दी थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो उस अथॉरिटी का मिस यूज करेगा। ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और पावर नहीं दिया, एम्प्लॉय के माइंड में ये आएगा कि मुझे ज़्यादा वर्कलोड मिला हुआ है, मैं वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को 2 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए। नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोटल 14 प्रिंसिपल है, अपन इसमें टाइम लेकर पढ़ेंगे, लेकिन इसको अच्छे से तैयार करना है। ये मान के चलना, इस बुक के अंदर मेन कंक्लूजन कवर करते हैं अपन लोगों के। मैनेजरियल जो फेयोल का 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप लोग पढ़ने जा रहे हो, सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।